अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? एक तो आपको जो कल होम असाइनमेंट दी थी उसका एक एक क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कंसीडरेशन एंड इट्स एसेंशियल्स, ये हमारा नया कंसेप्ट है जो आज हमने सीखना है। अब चूंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ ली हुई हैं। तो आज के जैसे कल के लेक्चर में कुछ चीजें आपके लिए नई थी और कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो ऑलरेडी आपने सीखे हुए थे, उसी तरह आज के लेक्चर में भी कंसीडरेशन के हवाले से कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले कंसेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछना, ताकि कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? देखें, एक होता है किसी भी एग्रीमेंट में, अगर आम जुबान में बात करें तो एक है सेलर, एक है बायर। सेलर जिसने कुछ गुड्स डिलीवर करनी है और बायर जिसने वो चीजें खरीदनी है। ऐसे ही ना काउंटिंग वगैरह में आप ऐसा सेलर और बायर। लॉ में जो एग्रीमेंट होता है ना बाइंग सेलिंग का, उसमें भी पार्टीज यही होती हैं, सेलर और बायर, लेकिन उसमें हम नाम चेंज यूज करते हैं, टर्म्स डिफरेंट यूज करते हैं। हम नॉर्मली सेलर की बजाय पसंद करते हैं प्रोमिजर की टर्म यूज करना, और बायर की बजाय टर्म यूज है प्रोमिस, यानी जिसने कोई काम करना हो उसे कहते हैं प्रोमिजर, और जिसके लिए काम किया जाना उसे कहते हैं प्रोमिजी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है, ये प्रोमिस पे डिपेंड करता है। प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है, ये प्रोमिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोमिस पे। और एक एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं कम से कम। यानी अगर ए ने बी से कहा मैं आपको ये गाड़ी बेचता हूं, तो बी भी ऐसे प्रॉमिस कर रहा होता क्या, मैं आपको 50,000 दूंगा। तो प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है, किस पे डिपेंड करता है? इसमें 2 प्रॉमिस है। अगर देखा जाए ना गाड़ी बेचने का प्रॉमिस, तो उसमें फर्ज कीजिए मैं हूं, प्रोमिजर कौन है, गाड़ी बेचने का प्रॉमिस को सामने रखे, बेचने वाला प्रोमिजर, और ये भाई कौन है, प्रोमिजी। और अगर कैश की बात करें तो कैश किसने अदा करना है, तो ये प्रोमिजर है और मैं प्रोमिजी। तो याद रखें, प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोमिस, एग्रीमेंट पे नहीं। यानी एक एग्रीमेंट में डिपेंड करता है प्रोमिस पे। मैं एक सिचुएशन में मैं प्रोमिसर होऊंगा, ये प्रोमिसी, और दूसरी सिचुएशन में ये प्रोमिजर। मैं, ये बात समझ आ रही है, ये बात तो प्रोमिस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखें, ये एग्रीमेंट ना 2 तरीकों से टूट सकता है। नंबर 1, मैं इनको गाड़ी बेचने से इनकार कर दूं, ठीक है, मैं इनको गाड़ी बेचने से इनकार। दूसरा, मैं इनको गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं, इन्होंने पैसे देने, इन्होंने यूं कह लीजिए मैं गाड़ी बेचने को तैयार हूं, ये गाड़ी वसूल करने से इनकारी है। क्लियर हुई है बात? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, फर्ज कीजिए हम अब एग्जांपल लेके चलेंगे, सेल ऑफ कार की एग्जांपल लेके, कैश वाली नहीं। अगर एग्रीमेंट हुआ कि मैंने इनको गाड़ी बेचनी है और ये मुझे 50,000 देंगे, फर्ज कीजिए। अब ये जो प्रॉमिस है गाड़ी बेचने वाला, इसमें प्रोमिजर कौन है, मैं। प्रोमिजी कौन है, भाई। प्रोमिजर प्रोमिस, समझ आ रही है, प्रोमिजर प्रोमिजी, प्रोमिजर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच होगा, ये प्रोमिजर की वजह से भी हो सकता है, प्रोमिजी की वजह से भी हो सकता है। प्रोमिजर की वजह से कैसे ब्रीच होगा? मैं रिफ्यूज कर देता हूं कि मैंने गाड़ी नहीं बेचनी, ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से है, प्रोमिजर की वजह से। इसमें फॉल्ट में प्रोमिजर है। और एग्रीव्ड पार्टी कौन है, एग्रीव्ड मजलूम पार्टी प्रोमिजर। जालिम पार्टी कौन है, मैं, प्रोमिजर। और मजलूम एग्रीव्ड पार्टी कौन है, प्रोमिजर।
और अगर यही केस हो, मैं गाड़ी बेचने को तैयार हूं, ये खरीदने को तैयार नहीं है, अब इसमें कसूर किसका है? प्रोमिजर का क्या प्रोमिजी का? प्रोमिजी का। इसमें एग्रीड पार्टी कौन है? प्रोमिजर। तो याद रखिए, एग्रीड पार्टी का मतलब है वो पार्टी जिसका कोई कसूर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट टूट गया जिसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, वो एग्रीड पार्टी। और जिसका कसूर है वो फॉल्टी पार्टी है, गिल्टी पार्टी है, उसे गिल्टी पार्टी कह ले, फॉल्टी पार्टी कह ले, ठीक है। तो जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा ना, ब्रीच होगा, आपने उसकी रीजन को तो देखना ही देखना है, किस वजह से ब्रीच हो रहा है। यह भी देखना है कि एग्रीड पार्टी कौन है और गिल्टी कौन है, यह भी फैसला करना है। ये किस लिए फैसला करना है? अब ये फ्यूचर का टॉपिक है, इसलिए कि जो गिल्टी पार्टी होगी वो एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करेगी। जो गिल्टी पार्टी होगी एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करेगी। क्लियर? तो इस सारी डिस्कशन से प्रोमिजर और प्रोमिजी में फर्क समझ आ गया आपको? और ये पता चल गया कि बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो प्रोमिजर गिल्टी होता है और बाज़ औक़ात प्रोमिजी गिल्टी होता है। आपने केस स्टडी में यह भी फैसला करना है कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, तो फिर यह भी फैसला करना है कि इसमें गिल्टी कौन है, प्रोमिजर या प्रोमिजी। क्लियर हुई है बात? चलिए जी भाई, क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको जो पूछा था, शाबाश, ये याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा देखे, कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स तो आपको क्लियरली समझ आ जाती है, वैलिड और वाइड। वैलिड का मतलब जो लीगली बिल्कुल ठीक है, ओके, जो इन्फोर्सेबल है, जिसको लॉ इन्फोर्स कर रहा है। वाइड जो खत्म हो गया, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। वाइडेबल होता है दरमियानी स्टेज, 50-50। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी इन्फोर्स करवाना चाहे तो करवा सकती है, एग्रीड पार्टी इन्फोर्स करवाना चाहे तो करवा सकती है, और अगर नहीं इन्फोर्स करवाना चाहती तो ना करवाए। यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, वाइड में भी। ये किसकी ऑप्शन पे है? एग्रीड पार्टी की। एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होगी, उसकी मर्जी है, उससे पूछा जाएगा, ए एग्रीड भाई बताओ क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाहते हो? यस, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और यहां पूछा जाएगा, अगर कहते हैं नहीं कराना चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड हो जाएगा। हाँ, अब एग्जाम्पल, शाबाश, उसने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहली एग्जाम्पल क्या है? जब कंसेंट फ्री ना हो, तो जब अगर किसी पार्टी से जोर जबरदस्ती करके, अंडू इन्फ्लुएंस से, कोर्शन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से या मिस्टेक से अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए जोर जबरदस्ती करके, तो बताइए वो एग्रीमेंट पूरा करना उसके ऊपर लाजिम है? नहीं लाजिम। उसके लिए क्या है? ये वाइडेबल। वो चाहे तो उसको पूरा कर ले, चाहे। अब ये भाई जिनकी कंसेंट फ्री नहीं थी, इनके लिए वाइडेबल है। ये बैठ के हिसाब किताब लगाएंगे, अच्छा अगर ये इन्फोर्स करवा दूं तो मुझे क्या फायदा नुकसान है, इन्फोर्स नहीं करवाऊं तो क्या फायदा नुकसान है, दोनों में से कौन सा बेहतर है? जो बेहतर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट है कि इनकी, लेकिन किसकी ऑप्शन पे? एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी को मजलूम पार्टी, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। क्लियर हुई? अच्छा, दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल क्या है कि अगर प्रोमिजर ने कोई फॉल्ट किया, प्रोमिजर ने टाइम पे चीजें डिलीवर नहीं की, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया। किसके लिए? क्योंकि इसमें एग्रीड पार्टी कौन है? प्रोमिजी। प्रोमिजी के लिए वो चाहे तो चांद रात के बाद कपड़े एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे। ये वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, और इसमें एग्रीड पार्टी का प्रोमिजी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो प्रोमिजर की नहीं, प्रोमिजी की गलती होती है। जैसे दर्जी टाइम पे कपड़े लेके आ गया, इन भाईजान ने कजन की शादी में जाने के लिए कपड़े सिलवाए, दर्जी टाइम पे कपड़े लेके आ गया, उस दौरान में इसकी कजन के साथ लड़ाई हो गई थी। कजन ने कहा खबरदार मेरी शादी में ना आना।
अब दर्जी का क्या कसूर? दर्जी का प्रोमिजर कपड़े लेके आ गया प्रॉमिस पूरा करने, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। बताइए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब इसमें कसूर किसका है? प्रोमिजर का क्या प्रोमिसी? प्रोमिसी का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है किसके लिए? प्रोमिजर के लिए। वो चाहे तो इन्फोर्स करवा दे, चाहे तो खत्म कर दे। ठीक है, अब इन्फोर्स करवाएंगे तो क्या होगा, खत्म करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे फ्यूचर टॉपिक है। अभी हम सिर्फ स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने के बाद अगली स्टेज होगी कि पार्टी ने क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है। तो हमने सीखा क्या कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कभी कसूर प्रोमिजर का होगा, कभी कसूर प्रोमिसी का होगा। ठीक है, उसने नीचे फ्री कंसेंट के बाद 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप उनको गौर करें ना तो एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रोमिजर का फॉल्ट है और एक एग्जाम्पल है जिसमें प्रोमिसी का फॉल्ट है। ठीक है जी। जी और कोई क्वेश्चन? क्या सारे एसेंशियल्स पूरे होना जरूरी है? ये अहम क्वेश्चन है। क्या सारे एसेंशियल्स पूरे होना जरूरी है? यस, सारे एसेंशियल्स पूरे होना जरूर। अगर एक एसेंशियल भी मिसिंग, और ये किसी भी कंसेप्ट का रूल है, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ एसेंशियल ऑफ ऑफर नहीं, सिर्फ एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं, लॉ के किसी भी कंसेप्ट में एसेंशियल जहां पे जिक्र है वहां पे सारे एसेंशियल पूरे होना जरूरी है। अगर एक एसेंशियल भी मिसिंग है तो वो चीज वैलिड नहीं है। अगर बाकी के सारे एसेंशियल्स पूरे हो जाएं लेकिन जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो, सर्टन है, कंसेंट भी फ्री है, ठीक है, बाकी एसेंशियल भी पूरे हैं, सिर्फ वो जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल, एक एसेंशियल मिसिंग है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा था ना, पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? वो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज तय कर रहे हैं उसका पॉसिबल होना जरूरी है। इम्पॉसिबल की एग्जांपल दे सकते हैं कब वो इम्पॉसिबल होता है? कोई भी एक्ट कब भी इम्पॉसिबल होता है? एक वो फिजिकली पॉसिबल ना हो या दूसरा वो लीगली, जैसे लॉ बैन कर दे किसी चीज के ऊपर, किसी चीज की सेल परचेज के ऊपर लॉ बैन कर दे, वो भी इम्पॉसिबल है। अगर कोई चीज फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाए वो भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल में दोनों चीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, या कोई लॉ बैन कर दे वो भी इम्पॉसिबल में ही आता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस समझ आ गया, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। ये हाइब्रिड क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी का, इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक और गिफ्ट का पूछा है, गिफ्ट का एक एग्जांपल आ रही है ना गिफ्ट की, किस जगह पे एग्जांपल आ रही है? लीगल फॉर्मेलिटीज में। लीगल फॉर्मेलिटीज में वो कह रहा है कि गिफ्ट, कुछ नॉर्मली एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना जरूरी है। कल एक बेसिक कंसेप्ट बताया था गिफ्ट, ठीक है, आज इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। गिफ्ट की कंप्लीट वो बात कर रहा है, कह रहा है एग्रीमेंट टू मेक ए गिफ्ट फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। कौन सा एग्रीमेंट? टू मेक ए गिफ्ट फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट को उसने डिस्कस क्यों किया है खास एग्जांपल? उसकी रीजन ये है कि हमारा लॉ में रूल होता है कि कंसीडरेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गिफ्ट जो है ये दो तरह से हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अहम होता है। एक इस वजह से कि इसका रिटर्न होना जरूरी है, और दूसरा इस वजह से कि ये हमारी एक एक्सेप्शन है उस रूल की कि कंसीडरेशन होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो बदले में कंसीडरेशन कोई नहीं मिलती आपको, उसे इसी वजह से तो गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट में और सेल में फर्क ही यही है कि जब आप कोई चीज सेल करते हैं तो बदले में पैसे लेते हैं, लेकिन जब कोई गिफ्ट देते हैं तो बदले में पैसे नहीं लेते। इसलिए गिफ्ट की एग्जांपल ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फेवरेट है एग्जामिनर की भी,
ठीक है, दो चीजों की वजह से, एक इस चीज की वजह से कि इसमें कंसीडरेशन नहीं होती, और दूसरा इस चीज की वजह से इसका रिटर्न होना जरूरी। अच्छा, वैसे ये कंसेप्ट तो फ्यूचर टॉपिक का है, लेकिन अभी स्टूडेंट ने पूछा तो मैं थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर देता हूं। गिफ्ट का केस दो तरह का है, एक है गिफ्ट देना, एक है वादा करना कि मैं गिफ्ट दूंगा। दोनों में फर्क है, पहली चीज तो ये रखे, ध्यान में रखे। गिफ्ट दे देना अलग एक्ट है, इसको हम कहते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट जो कंप्लीट हो चुका, जो डिलीवर हो चुका, जो दिया जा चुका, यह है कंप्लीटेड गिफ्ट। और एक है एग्रीमेंट के गिफ्ट देना, अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें घड़ी गिफ्ट दूंगा। ये गिफ्ट अभी दिया नहीं है, वादा किया जाए तुम्हारी 18वीं सालगिरह के ऊपर तुम्हें मोटरसाइकिल तोहफा दूंगा। ये गिफ्ट दिया नहीं है, गिफ्ट देने का वादा किया, और अगर मोटरसाइकिल दे दी जाए, ये कंप्लीटेड गिफ्ट है। ला कहता है कंप्लीटेड गिफ्ट तो आपने दिया, सेटल हो गया, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे वादा करे ना कि वो आपको ये चीज तोहफे में देगा, तो आपने फौरी तौर पे पहला काम क्या करना है? लिखवा लेना, लिखवा ले। अच्छा, गिफ्ट मिल गया ना, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो तो मिल गया, वो तो मुकर जाए तो हम भी मुकर जाएंगे, भाई हमने लिया ही नहीं तेरे से। हाँ हाँ, वो चोरी वाला, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उन केसेस में होता है जिनकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, ठीक है, उसका रिटर्न होना जरूरी, लेकिन ट्रांसफर होना, रजिस्टर करवाना जरूरी है। यानी कोई जमीन जायदाद वगैरह, आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात होता है फैमिली के अंदर कोई किसी बच्चे को के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं कि जी टैक्स वगैरह से बचने के लिए, कुछ दूसरी चीजें होती हैं, वो एग्रीमेंट है, उसे कहते हैं ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब ये होता है जो फैमिली मेंबर के दरमियान में गिफ्ट का एग्रीमेंट होते हैं। तो इन शॉर्ट याद रखिए, गिफ्ट की जो एग्जांपल है, इन शॉर्ट, मैं एडवांस की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई आपके साथ वादा करता है कि आपको गिफ्ट देगा, तो आपने पहला काम क्या करना है? लिखवा लेना है। वरना अगर उसने वादा किया और बाद में मुकर गया, तो ला आपको कहेगा, आपको गिफ्ट नहीं लेके देगा। ला गिफ्ट क्यों नहीं लेके देगा भला? ला ये कहेगा इसमें कंसीडरेशन ही कोई नहीं, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड है। ठीक है जी। अब इसके आगे फर्दर डिस्कशन है, इसी चैप्टर में है, इसे वो डिस्कस करेंगे। तो गिफ्ट वाली बात क्लियर हो गई कि गिफ्ट वाली बात में क्या हमने सीखा? एक होता है गिफ्ट दे देना, एक होता है वादा करना कि गिफ्ट देना। यहां पे कौन सा केस डिस्कस हो रहा है? वादा कि गिफ्ट दिया जाएगा। अगर कोई वादा करे हमें कि गिफ्ट देगा, तो पहला काम क्या करना है? लिखवा लेना है। लिखवाएंगे तो आप उसे लीगली रिकवर करवा सकते हैं, अगर नहीं लिखवाएंगे तो फिर रिकवर नहीं। क्यों नहीं रिकवर करवा सकते भला? कंसीडरेशन नहीं है, और कोई भी जिसमें कंसीडरेशन हो एग्रीमेंट, ठीक है। इसके ऊपर इससे ज्यादा नहीं आपने सोचना, क्योंकि मैं ये सारे कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा, ये अभी डिस्कस करना है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको बताता हूं। कंसीडरेशन का है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हाँ ये आ गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में देखें, आपको हेडिंग नजर आ रही है, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। 41 नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। और इसी तरह अगले सफे पे जाएं तो आपको गिफ्ट की भी एग्जांपल नजर आ रही है, फिर उसके ऊपर टाइम बाद डेट की एग्जांपल भी नजर आ रही है। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने पढ़नी है कल के लेक्चर में, इसलिए आज मैं आपको बहुत ज्यादा इनकी डिटेल की तरफ नहीं लेके जा रहा, बेसिक डेवलप कर दी। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अच्छा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की थर्ड एग्जांपल वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये भी हाइब्रिड में स्टूडेंट ने पूछा था जी। इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब चलते हैं हम, आपको क्वेश्चन है कोई? शाबाश पूछिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन होता है सालिसी का एग्रीमेंट। सालिस या सालिसी सुना है आपने?
सुलह सफाई करवाना। सुलह सफाई करवाने को कहते हैं सालसी करवाना। कहता है जब दो लोगों का झगड़ा होना और आपने उनके दरमियान में सुलह सफाई करवाई है, कभी ज़बानी कलामी सुलह सफाई नहीं करवानी, बल्कि क्या करना है, लिखत पढ़ रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट करवाना है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए, रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, वरना झगड़ा मजीद बढ़ जाएगा। जी 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 ये आज अभी आएगा, मारिया वाली एग्जांपल आएगी, उसमें मैं डिस्कस करता हूँ ये। ठीक है, भाई ने क्वेश्चन पूछा, वो एक एग्जांपल में मैंने डिस्कस करना है और मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस की तरफ चलें। अब होम सेटलमेंट में आपको जो क्वेश्चन दिए थे, चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन किताब से ही पढ़ लेते हैं जब तक प्रोजेक्टर ऑन होता है। Adil offers to buy a bike from Babar for ₹50,000, to which Babar responds positively. Is there any contract between Adil and Babar? For an acceptance है तो valid contract। हाँ बिल्कुल, ऑफर भी वैलिड है, एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, हो गया, बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन 2, Adil invited Babar on a dinner at his home. Babar accepted the invitation. Babar arrives at Adil's home. However, Adil ने कहा मैं तो मजाक कर रहा हूं, कोई डिनर नहीं है। कैन बाबर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अदील? क्यों नहीं ले सकता? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते, नहीं होती। शाबाश। थर्ड, मारिया ए माइनर। अच्छा, केस स्टडी के अंदर जब आपको किसी माइनर, यहां पे क्लियरली बता दिया ना माइनर, केस स्टडी के अंदर वो मारिया के साथ ब्रैकेट में लिखेगा एज 17 ईयर्स। इससे आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये माइनर है। 18 साल से कम उम्र हो तो माइनर, 18 साल या उससे ज्यादा हो तो वो मेजर है। केस स्टडी में नॉर्मली वो ईयर्स बताता है उसकी एज। borrowed ₹100,000 from Laila and executed mortgage of her property in favor of Laila। ये mortgage क्या होती है in favor of Laila? mortgage एग्रीमेंट होता है कि अगर मैंने आपका लोन वापस ना किया ना तो आप मेरी प्रॉपर्टी बेच देना। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अगेंस्ट माइनर, क्योंकि इसमें एक पार्टी माइनर है और कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। क्लियर? अच्छा, लेकिन यहां पे एक चीज है में रखिए, लॉ में एक ट्विस्ट है माइनर वाले पॉइंट में। माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है, लेकिन माइनर की फेवर में है वो। अगर यही सारा केस सेम होता कि मारिया ने ये लेकिन बारो की बजाय लिखा होता लेंट, मारिया ने लोन दिया है, मारिया माइनर है, उसने लोन दिया है, अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता? डिफॉल्ट में क्या वो प्रॉपर्टी बेच सकती थी? मारिया चाहती तो लैला की प्रॉपर्टी बेच सकती थी, क्योंकि ये माइनर की फेवर में है, मारिया माइनर है। लेकिन अगर मारिया ने लोन लिया है, लैला अगर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहे, लैला नहीं ले सकती। ये ज़हन में रखिएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में मारिया तो लैला के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन लैला मारिया के खिलाफ एक्शन, ये बात समझ आ गई? माइनर के साथ एग्रीमेंट याद रखेगा टोटली वॉइड नहीं है, ये डिपेंड वॉइड नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। सही क्या है? वॉइड, वाइड अगेंस्ट हिम, वाइड अगेंस्ट हिम। हर भाईजान ठीक है, हर उस पॉइंट में फंसे जिसका कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है। लॉ में से फर्क पड़ता है हिज के हर, लॉ में तो फर्क पड़ता है माइनर, माइनर है कि मेजर है, इससे फर्क पड़ा। उसके ऊपर फोकस नहीं करवा रहे जिस पे फोकस करवा रहा हूं। Question 4, Adil offers to buy a computer from Babar for ₹50,000, to which Babar responds positively. What is the consideration in this contract?
अदील के लिए क्या कंसिडरेशन है? कंप्यूटर और बाबर के लिए 50,000 है। अदील के लिए कंप्यूटर, बाबर के लिए 50,000। अच्छा इसमें बताएं प्रोमिजर कौन है और प्रोमिजी कौन है? अदील प्रोमिजर, खा गए मार। हाँ, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर का प्रॉमिस का प्रॉमिस। अगर कंप्यूटर का प्रॉमिस हो तो अदील ऑफर्स टू बाय कंप्यूटर, बाय तो कंप्यूटर किसने देना है? बाबर ने। प्रॉमिसर कौन हुआ? बाबर। और किसको देना है? तो प्रॉमिसी कौन हुआ? ठीक है, प्रॉमिसर। आगे चलते हैं भाई, कंसिडरेशन समझ आ गई इसमें? सर ये वाली नहीं समझ आई। प्रॉमिसर प्रॉमिसी नहीं समझ आई, कोई बात ही नहीं, ये कंसिडरेशन समझ आ गई, क्लियर। अगली एग्जांपल लेते हैं। Adil beats Babar and compels him to sell his bike for ₹20,000. Babar agrees. Is this valid contract? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम? फ्री कंसेंट नहीं है, क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज void के voidable, voidable at the option of एग्रीड पार्टी का नाम बताओ भाई। बाबर। बी, आजम एडवांस मनी टू हिज सन, एडवांस मतलब एडवांस दिया, लोन दिया। बाबर ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी, जब वो माइनर था। अच्छा, जब माइनर था ये तो रिकवर हो नहीं सकता, अगेंस्ट माइनर वाइड है ना। लेकिन चचा ने यहाँ पे, ये सन ने, जो बाप था यहाँ पे नहीं रुका, बाप ने भी लॉ पड़ा हुआ था, उसने कहा ठहर जाओ, बड़ा होने का इंतजार किया। अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ एज, जब बाबर बड़ा हो गया, कमिंग ऑफ एज 18 साल, आजम ऑब्टेन्स ए बॉन्ड फ्रॉम बाबर फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस। उस वक्त उसने, अब देखें, अब आप ये नहीं कह सकते कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिनोरिटी एज में तो हुआ ही नहीं, इसमें वो वाली प्रोविजन नहीं लगेगी कि कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। क्यों नहीं प्रोविजन लगेगी वो वाली? हाँ, क्योंकि ये एज ऑफ मिनोरिटी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ये तो मेजर हुआ। तो फिर कौन सी लगेगी? आगे कह रहा है कि obtains a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of advances by misuse of parental influence, अपने पेरेंट होने की पोजीशन का फायदा उठाया। इज दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्या है? तो आपने कहना है वॉइडेबल है। ये क्या है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी का नाम लिख दो भाई। केस स्टडी के अंदर जब नाम दिया है तो नाम लिखना है कि एग्रीड पार्टी लिखना है? नाम लिखना है। एग्रीड पार्टी कौन? बाबर। रीजन क्या है, क्यों वॉइडेबल है? अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। कहां पता चला? किस? पेरेंटल मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। क्लियर? कुछ समझ आ रही केस स्टडी की? चलिए, अच्छा आप बताइए, ये प्रोमिसर आपने पूछा था, आप मुझे बताइए कि इस वाले एग्रीमेंट में, पैसे किसने अदा करने हैं? बाबर ने। किसको अदा करने हैं? प्रोमिसर कौन है? बाबर, शाबाश। और प्रोमिसी कौन है? आजम। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। कमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, बताना है कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है। आबिद, बकर एंड फरहान एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। ये वॉइड है। रीजन बताइए, रीजन। हाँ जी, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट, मकसद जो है एग्रीमेंट का वो लॉफुल नहीं है, तो ये वॉइड हो गया। अच्छा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे टेक्निकली स्पीकिंग इसे, या वॉइड एग्रीमेंट?
वाइड एग्रीमेंट क्योंकि कभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं। इनिशियली इलीगल है। हाँ, इनिशियली ही इलीगल है। शाबाश। अमीर promises to obtain for Babar an employment in the public service and Babar promises to pay 10 million to अमीर। इसमें सबसे अहम चीज है पब्लिक सर्विस, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्या सौदे नहीं होते, सेल परचेज नहीं होती। लेकिन कह रहा है भाई अगर तू मुझे एफबीआर में असिस्टेंट डायरेक्टर लगवा देना, असिस्टेंट कमिश्नर लगवा दे, तो मैं तुझे 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया दूंगा। अमीर ने एग्री कर लिया, उसने कहा ठीक है। क्या ये वैलिड है? नहीं। क्यों है? अनलॉफुल है। सरकारी नौकरी में इस तरह की सेल परचेज नहीं होते। अंजुम हु नोज डैट कंवर हैज स्टोलन गुड्स नोज डैट, अहम चीज ये है कि चोरी की चीजें हैं, चोरी किया उसने चीजें। 5 लाख 1 लाख लेता है इन कंसिडरेशन नॉट एक्सपोजिंग हिम। कहता है 1 लाख रुपया दे दो, मैं चुप कर जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को। क्या ये लॉफुल है? ये अनलॉफुल है। शाबाश। सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट होता फिर ठीक था, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि ये इस, लेकिन प्राइवेट नौकरी कोई लेगा भी क्यों? करप्शन, ये पता है किस वजह से ये मना है? इसकी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन वो कहते हैं इस तरह की अगर टर्म्स हो ना तो ये करप्शन की बढ़ती है इससे। क्योंकि जो बंदा पैसे देगा ना वो फिर बाद में अपने पैसे रिकवर करने की भी कोशिश करेगा, वो आगे फर्दर रिश्वत लेगा। जो रिश्वत देगा वो आगे फिर रिश्वत लेगा भी। इसीलिए क्योंकि ये सरकारी नौकरियों में होता है, तो इसलिए पब्लिक सर्विस के केस में उन्होंने मना किया। हमारे सिलेबस में जितनी भी एग्जाम्पल है वो सारी की सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की है, तो प्राइवेट में इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई ये उनका क्वेश्चन है लेकिन हमारे करंट टॉपिक से रिलेट नहीं करता, हल्का सा इसका आंसर देता हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बंदा चीज बेचता है, दूसरे को चीज चोरी किया, और जो दूसरे वाला बंदा जो खरीदता है उसको अगर पता है कि चोरी किया है तो फिर तो ये भी कसूरवार है। लेकिन अगर उसको नहीं पता कि और वो खरीद लेता है, तो क्या कानूनी तौर पे इस चीज का मालिक कौन है? ऑप्शन ए ट्रू ओनर, ऑप्शन बी इनोसेंट बायर। ट्रू ओनर। कौन ओनर होगा? शाबाश, ट्रू ओनर मालिक होगा। हाँ, इनोसेंट बायर मालिक नहीं, क्योंकि ये चोरी की अगर गाड़ी खरीद ली और किसी को पता ना हो तो गाड़ी स्टिल ओरिजिनल मालिक ही गिरेगी। तो फिर इनोसेंट बायर क्या करे? वो जो चोर है उससे कंपनसेशन लेगा। लॉ ये कहता है कि जो चोर है उससे कंपनसेशन लेगा। बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7, आजम एंड बाबर कैरीड ऑन बिजनेस इन ए सर्टेन लोकेलिटी इन कराची। अच्छा, 7 अभी पेंडिंग कर दे, 7 अभी पेंडिंग कर दे, ये मैंने अभी आपको नहीं करवाऊंगा। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, 7 के साथ लिख ले पी या पेंडिंग, ये ना हो बाद में आप भी भूल जाए मैं भी भूल जाऊं और ये डिस्कस ही ना हो पाए। इसको हाईलाइट कर ले, पेंडिंग है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर अनसर्टन हेंस वाइड, बताना है कौन सा एग्रीमेंट अनसर्टन है। ए, सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। कैसे अनसर्टन है? टाइप ऑफ ऑयल बताई ही नहीं। ठीक है। दाऊद हु इज डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। इसमें भी अगर आप देखें एग्रीमेंट के अल्फाज वही हैं जो प्रीवियस एग्रीमेंट के थे, लेकिन ये एग्रीमेंट वैलिड है। क्यों? बिल्कुल, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, क्योंकि उसके पास है ही एक ही टाइप ऑफ ऑयल, उसी को डील कर रहा है ना। ये वही एग्जांपल होगी कि अगर किसी के पास 2 गाड़ियां हों और एक गाड़ी ब्लैक वाइट, उसका डील की जाए, वो वाइड है, सर्टन नहीं है। लेकिन अगर एक ही गाड़ी है तो वो वैलिड जी। अच्छा, इसमें आपने कमेंट करना है गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब प्राइस का जिक्र नहीं होता तो बताइए रीजनेबल प्राइस होती है। जब प्राइस का जिक्र नहीं होता तो प्राइस अनसर्टन पता है कब होती है? जब 2 दिए। शाबाश।
सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पिशावर। पिशावर में मेरे गोदाम में जितनी भी चीजें हैं सारी। सर्टन कैसे, ये तो पता ही नहीं कितनी चीजें हैं। तो सारी की सारी है ना, उधर जाओगे जितनी भी पड़ी होगी सारी की सारी। ये सर ये केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन हो सकती है? हाँ जी, कैपेबल। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1000 मन्स ऑफ राइस एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ। ये भी सर्टेन है। ये मेरा तो ख्याल है अनसर्टन है, प्राइस का जिक्र ही नहीं है, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। कब सर्टन हो जाएगी? जब काशिफ इसको डिसाइड करेगा। काशिफ बिल्कुल गवर्नमेंट वाली एग्जाम्पल। ई सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई वाइट हॉर्स फॉर रुपीज 500 और रुपीज 1। प्राइस नहीं फिक्स, अनसर्टेन है। अनसर्टन, शाबाश। प्राइस अनसर्टन, सब्जेक्ट मैटर सर्टन है, वाइट हॉर्स। क्लियर जी? क्या चीज? फर्स्ट वाला सुन लीजिए। सलीम एग्रीड, सलीम ने कहा 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा। अब ये वैलिड है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि सलीम के पास कितनी टाइप के ऑयल हैं। अगर तो सलीम के पास बहुत सी टाइप्स के ऑयल हैं तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कौन सी टाइप ऑफ ऑयल है, उसकी डील हो रही है। लेकिन अगर सलीम के पास एक ही टाइप ऑफ ऑयल है तो फिर ये एग्रीमेंट सर्टन हो जाता है, क्योंकि वो जो उसके पास है उसी की डील हो रही है। यहां पे उसने बी में क्लियरली बता दिया है कि दाऊद सिर्फ एक टाइप ऑफ ऑयल में डील करता है, इसलिए इसमें टाइप ऑफ ऑयल आप ना भी बताए ना तो कंफर्म है। कैसे कंफर्म है, कैसे सर्टन है? एक ही है। लेकिन यहां पे चूंकि बताना जरूरी था कि मल्टीपल टाइप्स में डील कर रहा है। यहां पे इस क्वेश्चन में मैं अगर होता तो इसमें थोड़ी सी एडिशन कर देता, यहां पे बता देता हु डील्स इन मैनी टाइप्स ऑफ ऑयल्स। जैसे यहां पे उसने लिखा है ना हु डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली, तो डील्स इन मैनी टाइप्स ऑफ ऑयल लिख देना चाहिए था। अगर कुछ ना मेंशन करे तो इसका मतलब बहुत सी टाइप्स ऑफ ऑयल में डील कर रहा है। एक मिनट, 1 by 1 जी। डी में, डी तो वैलिड है, सर्टन है ना, क्योंकि इसमें प्राइस का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जिक्र है प्राइस फाइनल कैसे होगी। ये कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है जी। कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन, सर्टन ही होता है भाई। कल यही तो बात की थी। 1000 इंटरेस्ट ना बताएं, लेकिन 10,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये भी कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है जी। अगर पहले वाली ऑप्शन में बता देता कि वो किस टाइप ऑफ फाइल का डीलर है तो उस सूरत में वो सर्टन हो जाता। ए और बी में यही फर्क है ना, बी में उसने बता दिया किस टाइप का डीलर है, ए में नहीं बताया जी। यहाँ पे क्वेश्चन था, आपका क्यों क्वेश्चन था, पूछिए। सर पीछे डी का आंसर था कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है ना, कुछ अनसर्टेन लिखा था पीछे सॉल्यूशंस में ना। डी जो है इसको आंसर लिखा हुआ और इसी की वीडियो गवर्नमेंट करेगी। डी को नहीं, डी को सर्ट कोई बात नहीं, रोजेदारों का एहतराम करें। नहीं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अनसर्टेनिटी और नॉन सर्टेनिटी में फर्क है। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट। अंजुम एग्रीज विद साजिद टू डिस्कवर टेयर बाय मैजिक। इज दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्यों नहीं है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो मतलब वॉइड है। शाबाश, वॉइड। नेक्स्ट 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड? एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट, ये वैलिड क्यों? क्योंकि रिटर्न होना जरूरी है। शाबाश। बी, अदील वर्बली प्रॉमिसेस टू सेल हिज बुक टू बाबर फॉर बीस वन था, ये क्या है? ये वैलिड है? पक्का? ठीक है जी, पक्का वैलिड, 100% जी, 100। 11,
comment on type of contract in each of the following cases. A. Amjad agrees to sell his Suzuki Mehran 2008 model to Habib for rupees 450,000. Valid, Shaba. Maria minor borrowed 100,000 from Lalla and as a mortgage of her property in favor of lender. Void against Maria है, ठीक है, ये valid नहीं है. A music hall was rented out for a series of concerts. Hall caught fire before the date of first concert. ये क्या हुआ? ये एग्रीमेंट जब हुआ तब वो वैलिड था, लेकिन जैसे ही आग लगी वाइड हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. शाबाश. D. Azam threatens to kill Babar if he does not sell his BMW for rupees 1 million to Azam. Babar contracted to sell BMW and receives the payment. Voidable at the option of बाबर. अच्छा मुझे बताइए, अगर बाबर इसको वॉइड कर देता है तो क्या करना, क्या होगा? बाबर 1 मिलियन वापस करेगा और आजम BMW वापस करेगा. इसको लॉ में क्या नाम दिया जाता है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स. जो भी रिसीव किया बेनिफिट्स रिस्टोर. Anjum, who knows that Kanwar has stolen goods mounting rupees 500,000, receive 100,000 from Kanwar in consideration of not exposing him. Void, बिल्कुल, ये भी पहले की है हमने. An oral agreement for arbitration. अल्लाहफुल. ये सॉरी, ये रिटर्न रजिस्टर्ड होना चाहिए था, ये void है. वॉल्यूम, हाँ ऐसा करते हैं, फिर वॉल्यूम 2 का कल कर लेते हैं. आज मैं चाह रहा हूं हमारा कंसेप्ट ये कंप्लीट हो जाए, तो कर लें डिस्कस. नहीं ये पुराना, इधर 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 इधर. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न. ठीक है. अच्छा, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन का आपने रटा लगा लेना. डेफिनेशन में एक चीज है कि वो कहता है कंसिडरेशन टू डू समथिंग की भी हो सकती है और नॉट टू डू समथिंग. आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एब्सटेन लफ्ज, एब्सटेन रुकना, तो एब्सटिनेंस का लफ्ज भी आएगा कंसिडरेशन और टू डू का भी आएगा. ठीक है. डेफिनेशन याद कर लेनी है. डेफिनेशन में कंसेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ रट्टे वाला काम है. जो पीछे कंसिडरेशन की, पहले भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन आई है. नहीं नहीं, वो तो सिर्फ कंसेप्चुअल है ना, वो समथिंग इन रिटर्न है, वो ये लीगल डेफिनेशन है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी, जब प्रोमिजी के कहने पे, खुद से नहीं, प्रोमिजी के कहने में, जब आप समोसा मांगेंगे और समोसे वाला समोसा देगा, वो है वैलिड कंसिडरेशन. जब आपने समोसा मांगा ही नहीं और वो समोसे देता जाए, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है. इसीलिए उसने कहा डिजायर, डिजायर को अंडरलाइन कर ले. फिर व्हेन एट डिजायर ऑफ प्रोमिजी, प्रोमिजर, प्रोमिजर जिसने काम करना है, पता ना, प्रोमिजर जिसने काम करना है, प्रोमिजी जिसके लिए काम किया जाए, प्रोमिजर या उसका एजेंट उसके बिहाफ पे. प्रोमिजर हैज डन, कर चुका है, डज करता है, और प्रॉमिस टू डू समथिंग, या वादा करता है करने का, तो ये कंसिडरेशन. सच एक्ट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव एक्ट टू डू भी और नॉट टू डू भी हो सकता है. ठीक है. अब इसमें कुछ अहम अल्फाज हैं. एक था डिजायर, एक था वो खुद भी कर सकता है या एजेंट भी. एजेंट भी अहम है. डिजायर को अंडरलाइन करें, एजेंट को अंडरलाइन करें, और फिर इसके बाद डन, डज, टू डू, इसको अंडरलाइन करें. ये वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों कवर कर ली उसने. अब इस डेफिनेशन को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. आपको बताया ना, अगर किसी भी कंसेप्ट के एसेंशियल्स पढ़ लें तो उसकी डेफिनेशन समझ आ जाती है, या डेफिनेशन पढ़ ले तो
एसेंशियल समझ आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। हाँ, इस वजह से दोनों ही समझ नहीं आते ना। डेफिनेशन ऐसा ही है कि दोनों समझ आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो भी देखते हैं आया कि नहीं समझ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, किसके, कंसीडर। कहता है कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड एट डिजायर ऑफ प्रोमिजी। प्रोमिजी कहे तो वैलिड कंसिडरेशन होगी, वरना कंसिडरेशन नहीं होगी, नहीं होगी। एक बंदा साहले समंदर में सैर करने के लिए गया और थोड़ा जज्बाती हो गया, थोड़ा आगे चला गया, समंदर की लहरों से खेलता खेलता समंदर की लहरों ने पकड़ लिया उसको, ना आओ जा घर दिखाएं। अब वो हो गया बेहोश, और करीब एक दूसरा बंदा देख रहा था, उसने अपनी जान को खतरे में डाल के उसकी जान बचाई, साहिल पे लेके आया। जब होश आया तो जो डूब रहा था, जिसकी जान बची, उसने कहा भाई मेहरबानी आपने मेरी जान बचाई। अब जिसने जान बचाई उसने कहा मेहरबानी की ऐसी की क्या बात है, 5,000 रुपया इनायत कर दीजिए मुझे। क्या ये 5,000 रुपया देने का पाबंद है जो डूब रहा था? क्यों पाबंद क्यों नहीं है? लॉ कहता है मैंने थोड़ी कहा था आप जाओ, मैंने थोड़ी कहा। तो इसीलिए कंसिडरेशन कब देनी चाहिए, एट डिजायर ऑफ प्रोमिजी। एक दुकानदार दोपहर का खाना खाने के लिए घर गया तो उसकी दुकान पे आग लग गई। साथ वाली दुकान वाला देखने लगा, कहता मेरा तो हमसाया के बड़े हकूक होते हैं, इसकी आग बुझा देता हूं, वरना इसका सारा नुकसान जो है, वो कपड़े की दुकान थी, सारे कपड़े जल जाएंगे। उसने उसकी दुकान बुझाई और बुझाते बुझाते उसके हाथ भी जख्मी हो गए। खाना खा के ताजिर वापस आया, कहने का देखो आग लगी थी, आग बुझाई, हाथ जख्मी हो गए, इनका इलाज कराने के लिए कोई पैसे दे दो। उसने कहा पैसे कौन से, कोई पैसे नहीं। क्यों? मैंने थोड़ी कहा था आग बुझाओ, मैंने थोड़ी कहा था। इसीलिए याद रखिए कंसिडरेशन हमेशा लॉ कब तस्लीम करेगा, वैलिड है, व्हेन एट डिजायर ऑफ प्रोमिजी। अगर प्रोमिजी की डिजायर के बगैर खुद से कंसिडरेशन दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। भाई ये डिजायर वाली बात समझ आगे चलते हैं। कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिजर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, यानी उसका एजेंट भी हो सकता है। आपको पता है जो भी दुकान का मालिक होता है, हम जब सेल परचेज की डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो असल में दुकान के मालिक के साथ कर रहे होते हैं, और उस दुकान पे जितने भी लोग काम करते हैं एम्प्लॉइज, वो एजेंट हैं, उसके बिहाफ पे काम करते हैं। अच्छा, हमने दुकान पे गए, हमने कहा भाई इफ्तारी का सामान ऐसा करो कि 50 समोसे घर में भेज देना, 50 समोसे घर में भेज देना। दुकान के मालिक ने कहा ठीक है सर, पहुंच जाएंगे, आप घर जाइए। हम घर गए, इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वो दुकान का मालिक तो नहीं आया, उसका मुलाजिम आया, 50 समोसे दे गया। फिर थोड़ी देर के बाद, इफ्तारी के बाद दुकानदार आ गया, मालिक कहने लगा समोसों के पैसे दीजिए। हमने कहा पैसे कैसे, समोसे तो तुमने दिए ही नहीं। उसने कहा आपको मिले नहीं। हमने कहा मिले तो हैं लेकिन तुमसे नहीं मिले, तो तुम्हें तो पैसे नहीं देंगे। क्या हमारा कहना दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। क्या हमें कंसिडरेशन उस शॉपकीपर की तरफ से मिली कि नहीं मिली? मिली। कैसे भाई? वो तो नहीं देके क्या, इसका एजेंट तो देखेगा। शाबाश। तो ला ने दूसरा असूल हमें यही सिखाया कि कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिजर हिमसेल्फ या अदर पार्टी ऑन हिज बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, कोई दूसरी पार्टी भी कर सकती है। दो। तीसरा पॉइंट, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट, ठीक है। और एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मुश्किल लफ्ज है, सिर्फ रट्टे के लिए याद कर ले, डेफिनेशन में इस्तेमाल, इसके ऊपर गौर नहीं करना। कंसिडरेशन अब पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। देखिए पास्ट कंसिडरेशन क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा गुड या सर्विसेज महीना पहले सप्लाई करे, पैसे आज मिले, ऐसे भी हो सकता है। तो आज जब पैसे हम दे रहे होंगे तो कंसिडरेशन कौन सी होगी? पास्ट, ये वैलिड है। ये भी हो सकता है आज की आज ही पैसे लो, आज की आज ही चीज दो। और ये भी हो सकता है पैसे आज ले लो, चीजें फ्यूचर में दे देना महीने बाद। ये क्या है? फ्यूचर। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी। अच्छा अब सुनिए, अभी जो थोड़ी देर पहले वो बाप और बेटे वाली केस स्टडी हमने पढ़ी थी, पेरेंटल इन्फ्लुएंस वाला, वो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं था
कि कंसीडरेशन पास्ट में वसूल हुई है, एग्रीमेंट उसके बड़ा होने पे हो रहा है, वो इस वजह से नहीं, वो किस वजह से था? अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना होती फर्ज कीजिए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता। उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन बताइए पास्ट थी, प्रेजेंट के फ्यूचर? पास्ट। वो उस वक्त डिलीवर हो चुकी थी जब वो माइनर था। शाबाश। अच्छा मुझे यह बताइए, आपने जब एडमिशन लिया क्लास के लिए, पैसे पहले अदा किए कि बाद में? पहले अदा किए, ठीक है। तो अब सुनिए, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज कंसीडरेशन वसूल कर, ये पास्ट कंसीडरेशन है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर, क्योंकि आपने इसके बदले में समथिंग इन रिटर्न कब हासिल कर दिया? फ्यूचर में। फ्यूचर, शाबाश, ठीक है। तो कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, ठीक है। ये एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको जरा गैस कीजिए, महीना खत्म होने के बाद तनख्वाह मिलती है कि स्टार्ट में ही? खत्म होने के बाद। महीने के स्टार्ट में मिलती है, पिछले महीने की। तो उनके एम्प्लॉइज के लिए कंसीडरेशन कौन सी है? ये एम्प्लॉइज के लिए, वो एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज को, यानी अगर ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, एम्प्लॉयर कंसीडरेशन पास्ट में वसूल कर चुका है, एम्प्लॉयर पास्ट में कंसीडर, और एम्प्लॉय जो है उसे कंसीडरेशन फ्यूचर में मिलनी। तो इन शॉर्ट इन सारी एग्जांपल का मकसद एक ही था, क्या? कि ऐसा हो सकता है एक बंदा चीजें पास्ट में डिलीवर करें, पैसे अब मिले, ये पास्ट कंसीडरेशन। या ये भी हो सकता है उसी वक्त चीजें डिलीवर करे, उसी वक्त पैसे मिले, प्रेजेंट कंसीडरेशन। ये भी हो सकता है पैसे अभी मिल जाए, चीजें फ्यूचर में डिलीवर करनी हो, फ्यूचर कंसीडरेशन। सारी कंसीडरेशन वैलिड है। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। भाई ये बात समझ आ गई? ठीक है। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। कंसीडरेशन कोई ना कोई वैल्यूएबल, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। क्या के हाँ, इसमें दो कंसेप्ट आपको बताए थे, एक इनएडिक्वेट कंसीडरेशन और एक नो कंसीडरेशन। एक में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक में नहीं। किसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है? इनएडिक्वेट। नो कंसीडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यानी यहां पे क्या समझा रहा है? कंसीडरेशन होना जरूरी है, उसका एडिक्वेट होना जरूरी। तो कंसीडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, समथिंग इन वैल्यू हो, इक्वल होना लाजमी नहीं, समथिंग कुछ ना कुछ हो। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वैलिड कंसीडरेशन नहीं। नेक्स्ट, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो इम्पॉसिबल हो, अनसर्टेन, इल्यूजरी हो। जैसे कि आप ऐसा कीजिए, आप मुझे कुछ पैसे अदा कर दीजिए, ठीक है, अल्लाह ताला आपको जन्नत में इसके बदले में घर देगा, आप मुझे पैसे अदा कर दीजिए, ठीक है, मुझे 10,000 रुपया तोहफतन हदियतन दे दीजिए, इसके बदले में अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में जरूर देंगे, लेकिन क्या लीगली ये इन्फोर्सेबल है? क्यों? लॉ कहता है ये अनसर्टन है, इल्यूजन, ठीक है। जॉब करें, इतनी तनख्वाह मिलेगी कि आप खुश हो जाएंगे, हल्का हल्का खुश, हल्की हल्की आंच में, ज्यादा खुश नहीं, कोई बात नहीं, तो खुश हो जाएंगे। क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? अनसर्टन है, अनरियल है। तो कह रहे कंसीडरेशन कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। अनसर्टन या इल्यूजन या इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। और इम्पॉसिबल में आपको पता है लीगली इम्पॉसिबल भी कवर हो जाता है और फिजिकल इम्पॉसिबल भी कवर हो। लीगल इम्पॉसिबल का मतलब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हो, फिजिकल का मतलब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू। कंसीडरेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो प्रोमिसर ऑलरेडी अदा करने का पाबंद नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए भाईजान ने पेपर दिया, पास हो गए, पेपर के बाद मुझसे मिलने आए, मैंने कहा पास हो गए, मैंने कहा पास हो गया, मैंने कहा निकालो 10,000, पास हो गए हो, मैंने कहा शुक्रिया अदा करें, मैं कहा शुक्रिया छोड़ो 10,000 दो। क्या मैं 10,000 वसूल करने का पाबंद हूं? क्यों? मैंने पढ़ाया नहीं, पास हुआ है,
पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाया सर। तो फिर 10,000 मेरा हक नहीं बनता? बनता है और नहीं बनता? हाँ, पहले फीस दी थी, शाबाश। प्रोमिसर इज, अगर ऑलरेडी बाउंड हो उस काम के पैसे नहीं बा। अब ये भाईजान ने मेरे से सवाल पूछा, मैं कहा भाई सवाल का जवाब तो दूंगा लेकिन पहले 50 रुपए दो मुझे, आप मुझे दो 50 रुपए। फिर क्या मैं अपने सवाल का जवाब देने के 50 रुपए मांग सकता हूँ? क्यों नहीं मांग सकता? मैं ऑलरेडी पाबंद हुई इस बात का। अब इसकी एग्जांपल सुनिए केस स्टडी में, जो हालांकि अच्छा एक केस ना एक से ज्यादा ग्राउंड पे भी सॉल्व हो सकता है। दोबारा सुन लें। आप गए एक जगह पे सरकारी महकमे में, एक फाइल के ऊपर साइन करवाने थे, वहां पे अफसर बैठा था। अफसर ने कहा मुझे 10,000 दोगे तो साइन करता हूँ, मुझे सारी फाइल पढ़नी पड़ेगी फिर साइन करना, मेरा टाइम लगेगा, 10,000 दो तो साइन करता हूँ। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? वैलिड कंसिडरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी बाउंड टू डू है इस काम के लिए। क्योंकि वो ऑलरेडी बाउंड टू डू है इस काम के लिए। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली एग्जाम्पल, पास पेपर वाली एग्जाम्पल दे दूं अग्री? एक जगह पे लगी, अब ये एग्जाम्पल थोड़ी सी इसमें मैं ट्विस्ट भी क्रिएट कर दूंगा। एक जगह पे आग लगी, फायर ब्रिगेड वाले आए, फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाना शुरू कर दी, आग बुझ गई। नहीं लेक्चर चालू है ना, बस लेक्चर चल। आग बुझ गई। आग बुझने के बाद जो घर का दुकान का मालिक था कहने लगा थैंक यू। फायर ब्रिगेड वालों ने कोई मसला ही नहीं है, आप हमें 50,000 रुपए दे दें। क्या फायर ब्रिगेड वाले 50,000, क्योंकि उन्होंने कंसिडरेशन दी है, आग बुझाई है, ये सर्विस नहीं है, वो ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है, अच्छा अब सुनिए लीगल पॉइंट इसमें। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के पाबंद होते हैं, चीजें बचाने के पाबंद नहीं होते। वो आग बुझा रहे थे, मालिक मकान कहने लगा सारी चीजें जल जाए कोई परवाह नहीं है, वो मेरी वालदा की आखिरी निशानी है एक, उन्होंने एक हार दिया था मुझे तोहफे में, एक घड़ी दी थी, उनकी एक तस्वीर पड़ी हुई है अंदर, वो निकाल के मुझे ला दो। अब अगर एक फायर ब्रिगेड वाला अपनी जान पे खेल के आग में कूदता है और उस कमरे से चीजें निकाल लाता है, क्या अब इसको पैसे मिलेंगे? क्योंकि वो बाउंड टू। लॉ ने कहा कि ये वैलिड कंसीडरेशन है। आग बुझाना वैलिड कंसीडरेशन नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए बाउंड, उसके उसे पैसे मिलते थे। लेकिन ये जो उसने एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपनी जान को खतरे में डाल के तो फिर वहां से चीजें निकाली, तो ये वैलिड, इसके उसको पैसे मिलेंगे। क्लियर? तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास से जाते मुझे कहे सर सवाल पूछना है फैकल्टी रूम में आके सवाल पूछ लूं, आके सवाल पूछ लो, सवाल पूछ लिया, जाने लगा शुक्रिया अदा करके, तो मेरा उसे 500 रुपया मांगना बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। शाबाश। क्यों? ऑलरेडी बाउंड तो क्लास में था, 1,000 रुपया बनता है। शाबाश शाबाश। ऐसे ही जजों की वजह से इंसाफ पे मबनी फैसले होते हैं। चलिए ये बात समझ आ गई। समथिंग इज प्रॉमिस नॉट ऑलरेडी, और आखिरी तो आपको पता ही है, मस्ट बी लॉफुल। अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी तो वो वैलिड नहीं है। अच्छा एक कल आपका टेस्ट है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी टिप सुन लें, छोटी सी टिप। बाज़ औक़ात एक केस स्टडी आपने देखा होगा, अक्सर वो अखबार में खबर आती है कि इन पर इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी गई, इसमें ये दफात भी शामिल कर दी गई। तो बाज़ औक़ात एक मुकदमे में एक से ज्यादा दफात शामिल कर दी जाती हैं। उसी तरह हमारी केस स्टडी में भी एक केस स्टडी में एक से ज्यादा कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई पूछे कि बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, और उसमें फर्ज कीजिए आपको लगे, अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी बेसिक्स पे है ना, तो अभी तो आपको एक एक चीज भी समझ आ जाए, बड़ी बात। लेकिन अगर किसी एक एग्रीमेंट पे आपको लगे ये एग्रीमेंट दो चीजों की वजह से वाइड हो रहा है, दो चीजों की वजह से, आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन तसल्ली करने के बाद कि दूसरी रीजन भी सही है। बाज़ औक़ात हमें गलत फहमी भी हो रही होती है। ठीक है, एडवांस लेवल पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें एक केस स्टडी के अंदर दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। इसमें आपने ध्यान से पढ़ के पहले तसल्ली कर लेनी है कि दोनों कंसेप्ट, जब तसल्ली हो जाए तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों पॉइंट्स लिख दें।
एक श्योर हो एक श्योर ना हो तो श्योर वाला लिख दे, जो नॉट श्योर वाला है वो सर से पूछ लीजिएगा बाद। कितने मार्क्स? ये भी छोटा चैप्टर 1 है ना, छोटा कोई समझ नहीं, 25 45 है। चैप्टर 2 है ना, हाँ बस चैप्टर छोटा सा टेस्ट होगा, 25-30 नंबर, यानी तकरीबन 45 मिनट के लगभग का होगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।